डॉक्टर अरविंदर सिंह, जिनकी लाइफ बहुत ही अनोखी है मगर बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। बहुत ही साधारण फैमिली में जन्मे, बचपन से ही पोलियो का शिकार हुए, मगर अपने पैशन और हिम्मत के चलते उन्होंने उन बुलंदियों को छुआ जिनको हर कोई छूना तो चाहता है मगर वहां तक पहुंच नहीं पाता। इनको एकेडमिक एक्सीलेंस में वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। ये इकलौते ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं जिनको IIM अहमदाबाद से गोल्ड मेडल की उपाधि मिली। डॉक्टर अरविंदर डॉक्टर होने के साथ साथ एक लॉयर भी हैं, पैथोलॉजिस्ट होने के साथ साथ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। इनकी लाइफ इंस्पिरेशन से भरी पड़ी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी से भरी पड़ी हैं। आज इनकी लाइफ की इंटरेस्टिंग स्टोरी खुद हम इनसे सुनेंगे। आज हम मिलेंगे डॉक्टर अरविंदर सिंह से। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा कि डॉक्टर अरविंदर ने कितनी सारी कामयाबियां पाई है इतनी छोटी सी टाइम में, एंड आई थिंक इट इज़ कमेंडेबल सर जो आपने अचीव किया। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम टुडे सर। Thank you very much for coming over here. आपका शेड्यूल आई नो इट्स टू बिजी बट स्टिल यू स्पेयर टाइम, सो थैंक यू सो मच। Thank you, thank you. सो सर, पिछले 10 साल से आई हैव बीन सीइंग यू, तो मैं आपको पहले देखता था तो उस टाइम ऐसा लगता था कि अब अराइव्ड इन लाइफ, मतलब ऐसा लगता था कि आपने बहुत कुछ कर लिया है। और फिर हम तो उस टाइम भी बहुत इंस्पायर होते थे आपसे, एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि सर को मैं एज अ क्लाइंट भी एड्रेस कर चुका हूँ। तो उसके बाद आपने जर्नी फिर भी जारी रखी, उसके बाद कुछ किया, फिर आई थिंक आपने लॉ की, फिर NLP किया, फिर शूटिंग की, फिर कॉस्मेटिक्स, मतलब देयर सो मेनी थिंग्स एंड सो मेनी डायमेंशंस यू अचीव्ड। तो सर कैसे इतना सब कुछ कर लेते हैं आप सर? वो अच्छी सी कविता थी ना कि नर हो ना निराश करो मन को, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। कुछ काम करो, कुछ धाम करो, जग में आए कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। क्या बात है। तो जब भगवान आपको कुछ गिफ्ट देता है और आपको लगता है कि यस आपने अपने लिए कुछ अच्छा कर लिया है, तो अब ये टाइम होता है सोसाइटी को गिव बैक करने का। क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ों को अचीव करने में यू स्पेंड सर्टेन टाइम, एनर्जी, मनी, और जब आप उस नॉलेज को किसी को पास करते हैं तो वो कम टाइम में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यही तो ह्यूमन रेस का इवोल्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल है। तो लाइफ में हमेशा अचीव करना है। कहते हैं ना कि जब आप किसी गोल को अचीव करते हैं, किसी पहाड़ पे पहुंचते हैं, तो वो किसी दूसरे पहाड़ का बॉटम होता है, तो फिर उसको अचीव करना होता है, एंड दैट जर्नी गोज ऑन, शो मस्ट गो ऑन। जी तो बस ये इंस्पायर करता है कि आगे से आगे चलते जाइए और जब तक हैं तब तक मज़े करिए। सर, मैं आपको मतलब पता नहीं आपको पता ही होगा शायद वैसे तो, कि आपको जितने लोग लगता है कि आपसे इंस्पायर होते हैं उससे बहुत ज़्यादा लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि जब भी मेरी लाइफ में कोई लो पॉइंट आता है तो मैंने डेफिनेटली कुछ लोगों को देखता हूँ, उनमें से आपका नाम काफ़ी ऊपर आता है। मैं उनकी जर्नी को एक बार देख लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार हमारे चैलेंजेस और हम जो लाइफ में इतना क्रिप कर रहे हैं वो इतना प्रॉब्लम नहीं है, हम शायद उसको बड़ा बना रहे हैं। अभी तो आपकी ज़र्रा नवाजी है जो ज़र्रे को आफ्ताब बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं खाली अपना काम करता हूँ और ईमानदारी से करता हूँ, मेहनत से करता हूँ। तो इंस्पिरेशन उसका बाई प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से तो हर ह्यूमन जो मेहनत से, शिद्दत से अपना काम करता है, उन सब के अंदर एक इंस्पिरेशन छुपी है। आप अपनी जर्नी को खुद भी देख सकते हैं कि आपने कितने डायमेंशंस अचीव करे हैं लाइफ में। तो एवरी स्टोरी इज इंस्पायरिंग, एवरी वन इज इंस्पायरिंग, तो नॉट एनीथिंग स्पेशल अबाउट मी। और सर एक मतलब आपने अभी क्या होता है ना, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं जॉब ही कर रहा हूँ इतने सालों से, तो आपने पहले एक पैथोलॉजी में अपना करियर शुरू किया, और पैथोलॉजी में आई थिंक यू बिग नेम इन उदयपुर। जब मैं आपको जानता था तो आप एक बड़े नाम थे। पैथोलॉजी में करते करते IIM और जहाँ पे कि आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप में थे, आपको जॉब भी नहीं करनी थी, तो ये कहाँ से बीच में ट्रिगर हुआ सर? मैं पैथोलॉजी में मैंने लैब डाला था, अपना जॉब कर रखी है। 5,000 की नौकरी से ज़िंदगी शुरू करी थी 90 मतलब ईयर 2000 से 2002 तक आई वॉज वर्किंग एट अ जॉब ऑफ 5,000 रुपीज़। इसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स भी ऑफर हुई थी, लेकिन चूँकि उसमें ट्रांसफर्स वगैरह का बड़ा प्रॉब्लम था तो मैंने उनको ज्वाइन नहीं किया था। तो अभी जो मैं कर रहा था इसको पैथोलॉजी को, तो एक बड़ा ग्रुप है, पिरामिल्स का ग्रुप है, उनके साथ में मेरा टाई अप हुआ। राजस्थान हेड था मैं उनके साथ उस समय। तो कुछ डिसीजन मेकिंग को लेकर मेरे जो CEO थे उनसे कुछ मेरा टसल हो गया। तो मैं मुंबई गया तो बात हो रही थी उनसे, तो थोड़ा जब टसल हो रहा था तो वो थोड़ा गुस्से में आए, कहने लगे कि अरविंदर यू हैव टू फॉलो माई डिसीजंस बिकॉज आई एम ट्रेन्ड फॉर टेकिंग डिसीजंस। तो मैंने कहा सर मैं समझा नहीं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो कहने लगे कि ट्रेन फॉर टेकिंग डिसीजन का मतलब है कि मैंने IIM कैलकाटा से MBA करा हुआ है, एंड आई एम ट्रेन फॉर टेकिंग डिसीजंस, फॉलो माय डिसीजंस।
मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कभी हमने दिमाग लगाया नहीं, हम भी कर लेते IIM से। तो कहने लगे वो डॉक्टर्स को बड़ी गलतफहमी होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो चलो तुम कर लो। तो मैंने कहा चलो सर ये बात बढ़िया। तो मैंने उन दोनों रिज़ाइन किया हुआ था, तो मैंने कहा सर चलो सर मैं रिज़ाइन वापस लेता हूँ और मैं कैट की तैयारी करता हूँ, अगर मेरा IIM में हो जाए तो मेरी सैलरी आप दोगे IIM की और IIM का खर्चा आप उठाओगे, तो मैं अपना रिज़ाइन वापस ले लेता हूँ। तो कहने लगे चलो ठीक है डन। सो दैट इज़ हाउ वो मूछों की बातों पे कैट क्लियर करा, फिर IIM पहुंच गया, फिर IIM पहुंचा तो IIM में बड़ा मजा आया, उसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतना कुछ नया सीखने को, तो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर। और अभी जो मैंने वेल्थ क्रिएट करी है अभी कुछ सालों में, तो उसमें IIM का ट्रेडिंग का बड़ा रोल है उसके अंदर। बट सर आप एक मेंशन नहीं किया आपने कि IIM में भी आपने फिर IIM को ऐसे ही नहीं किया, IIM में यू वर द गोल्ड मेडलिस्ट और आज तक वो रिकॉर्ड है। हाँ, एक्चुअली IIM में जब मैंने 3 इडियट्स देखी तो मैं रिलेट कर पाया। 3 इडियट्स तो काफ़ी बाद में आई। जी जी। तो मैं जब IIM गया था तो कोई जॉब की तो रिक्वायरमेंट थी नहीं उस समय, क्योंकि उस समय मैं 18-20 लाख रुपए के पैकेज पे ऑलरेडी काम कर रहा था। तो मैं वहाँ एक्चुअली सीखने के लिए गया था। तो मेरे को सीखना था, मेरे को एक्सीलेंस अचीव करनी थी, तो एक्सीलेंस अचीव करते रहे तो वो गोल्ड मेडल अपने आप बन गया उसका। अच्छा। बट उसके बाद भी आई थिंक यू टुक योर डायग्नोस्टिक सेंटर टू अनदर हाइट। और राजस्थान में, खासकर साउथ राजस्थान में एक बहुत बड़ा नाम है, एंड आई थिंक टुडे आल्सो इट इज द लीडिंग पैथोलॉजी लैब। उसके बाद देन यू वेंचर्ड इनटू, आपने लॉ भी किया बीच में, और बीच में आपने माइंड ट्रेनिंग के ऊपर भी काफ़ी काम किया, जो कि थोड़ा सा वेरिड फील्ड है, और उसमें भी छोटा मोटा काम नहीं किया, आप सर्टिफाइड इंटरनेशनल कोच बने। और लॉ में भी आई थिंक यू हैव गॉट रजिस्टर्ड इनटू वेरियस, एंड आई थिंक काफ़ी उसमें भी खातियाँ आपने प्राप्त की, तो वो कैसे सर? अब देखिए, अब क्या है, जब बिजनेस करते हैं ना तो बिजनेस के बड़े सारे इन्वायरमेंट होते हैं, तो उसका एक लीगल इन्वायरमेंट होता है। तो डॉक्टर्स जब अभी तो फिर भी थोड़ी और अवेयरनेस हो गई है, कुछ साल 8-10 साल पहले चले जाए ना, तो डॉक्टर के पास एक कोर्ट का नोटिस आता था और वो बेचारा ऐसा घबराता था जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो वो डर, एक फोबिया उसमें होता था। हमारा भी एक पीडियाट्रिक हॉस्पिटल भी, मैंने उसके अंदर मेरी कुछ पार्टनरशिप थी, तो उसमें भी एक बार अटैक हुआ था, कुछ गूंस थे, उन्होंने उस पर अटैक करा, उसका पूरा बनाकर उसके अंदर कोशिश करी कि किसी तरह से ब्लैकमेल किया जा सके हमें। तो जब मैं उसको देख रहा था तब मैंने देखा कि लॉ में पावर बहुत है और आपको कानून पता होने चाहिए। बिकॉज जैसे आप मेडिकल करते हैं तो मेडिकल करते ही आपके ऊपर बड़े सारे कानून अपने आप ही लग जाते हैं, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लग जाता है, आपका बायोमेडिकल का लग जाता है, मेडिकल काउंसिल है हमारी, तो एन नंबर। और अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो लेबर लॉ भी लग रहा है, इनकम टैक्स लॉज भी लग रहे हैं, GST लॉज भी लग रहे हैं। तो एक बार थोड़ा सा अगर आप समझदार होते हैं उन लॉज के लिए, बिकॉज लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था साहब इसलिए हो गया ऐसा, है ना, दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो थोड़ा सा उसमें पढ़ने बैठे तो फिर इंटरेस्ट आ गया उसके अंदर। तो फिर उसको पढ़ा मैंने अच्छे से, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन साउथ राजस्थान का लीगल एडवाइजर भी काफ़ी लंबे समय तक रहा मैं। तो अच्छा था, आई रियली एंजॉयड दैट जर्नी। फिर मैंने चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर लंदन का एग्जाम क्लियर करके आर्बिट्रेशन का भी बेसिक सर्टिफिकेशन लिया। तो आई लव दैट, मेरे को पढ़ाई करना बड़ा अच्छा लगता है। और उसी आई थिंक उससे थोड़ा पहले, उससे थोड़ा बाद में आपने माइंड के ऊपर भी स्टडी की काफ़ी, एंड कोचिंग भी किया उसमें। हाँ, मेरा मन था, क्योंकि यू नो मेरे को पोलियो था शुरू से ही, 8 महीने की एज से हुआ था मुझे। और जब मैं देख रहा था उसको तो मुझे समझ में आया कि सारा गेम तो दोनों कानों के बीच का है, माइंड का गेम है सारा। तो माइंड को हम कैसे शार्पन कर सकें, हम अपने IQ पे कैसे काम कर सकें, हम उसको कैसे इन्हेंस कर सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं इनको कैसे इस्टेब्लिश किया जा सके। तो उसके लिए मैंने माइंड ट्रेनिंग पर काफ़ी काम किया। नेशनल अवार्ड भी मिला मुझे उसके लिए, मेरे एफर्ट्स को रिकग्निशन मिला काफ़ी उसके लिए। तो अच्छा काम था वो, और काफ़ी लोगों को मैंने ट्रेन भी करा। सिंगापुर में मेरा जो है जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। इंडियन साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन के अंदर मेरा नाम रजिस्टर्ड है अभी भी। तो उसका मैंने कमर्शलाइजेशन नहीं करा, बिकॉज दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट फील्ड टू कमर्शलाइज। बट येस, आई यूज दैट, आई एम डूइंग काउंसलिंग फॉर दैट एज अ not as a profession but as a friend, या if somebody needs the help into that, so I do that. मैंने मतलब आप जितना बता रहे हो हर एक चीज़ इंस्पिरेशनल है। और क्या होता है ना, ज़्यादातर लोग जैसे हम भी होते हैं, कोई ट्रिगर आता है, एक ट्रिगर आया, हमें लगा नहीं तो करना चाहिए, और फिर आपने देखा होगा दिवाली में बम फुटते हैं, तो एक बम होता है जब खुश हो जाता है, तो ज़्यादातर 99% वो फुस बम भी होते हैं सर। मगर आप जहाँ पे आग लगाते हो वहाँ पे वो फूटता है और बड़ी गूंज के साथ फूटता है। और ये तो अभी तक माइंड की बात हो रही थी। अब अगर बॉडी की बात करें, सर ने ऐसा नहीं कि सिर्फ माइंड में किया, आई थिंक एट द एज ऑफ 46 आपने शूटिंग को सर 46-47 के आसपास। तो वहाँ पे सर को ऐसा लगा कि स्पोर्ट्स में भी कुछ करना चाहिए, तो फिर 2 बड़े खिताब इसमें हासिल किए सर ने, और वो भी दोनों अलग अलग फील्ड हैं दोनों। सर उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? हाँ, नहीं, इसमें क्या था कि एक बार तो मालदीव्स गया, तो मालदीव्स में हम लोग को 10-11 लोग का ग्रुप था, तो उसमें स्कूबा डाइव करना था।
तो सब लोग बड़े श्योर थे कि कोई भी करेगा स्कूबा डाइव, मैं तो नहीं ही कर रहा हूँगा बिकॉज ऑफ माई फिजिकल चैलेंज। तो मेरे को इस तरह की चीज़ें, बिकॉज यू सी ह्यूमन माइंड ना बड़ा अजीब सा माइंड है। वो ना निगेटिव पहले देखता है, राइट। है ना। तो जब कोई मुझे देखता है पहली बार मुझे क्रचेस पे चलता हुआ, तो वो मेरी डिसेबिलिटी पहले देखता है कि अच्छा ये आदमी ये नहीं कर पाएगा, है ना। ये एक बेसिक है ना, इस पर किसी की कोई गलती नहीं है। ह्यूमन माइंड इज डिजाइन लाइक दिस। तो मेरे को उस कोनोटेशन को चैलेंज करना बड़ा अच्छा लगता है। तो जब वहाँ तक अच्छा सर आप तो नहीं कर पाएंगे, मैंने कहा अच्छा क्यों नहीं कर पाऊंगा। तो उसने कहा यू रियली वांट टू डू इट। मैंने कहा हाँ मैं करूँगा। तो हम 11 में से 2 ही लोग तैयार हुए, बाकी वो समुद्र को देखकर काफ़ी लोग घबरा गए थे। तो मैंने कहा चलो करते हैं इसको। तो वो मुझे अंदर लेके गया, वो मेरे को खाली ऊपर से ले जा रहा था। मैंने कहा नहीं ऐसे मत करो, है ना, जब तक मैं ऐसे ना करूँ तब तक जाएंगे नीचे। तो मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग है, मैं शेयर करूँगा आपसे। तो आई टच द बॉटम पे, हमने वहाँ पर बैठ के फिर हमने फोटो खिंचाई वहाँ पर। सो आई रियली वांट टू say to the people who are challenged or physically challenged or they face challenges कि आप अपना ट्राई पूरा करिए। ट्राई आप पूरा करते हैं तो अचीव हो जाता है, ऐसा कोई मुश्किल आता नहीं। फिर एक बार जिम कर रहा था तो उसने कहा सर आपका कंधा बड़ा अच्छा है, तो आप जो है शूटिंग क्यों नहीं ट्राई करते हैं। मैंने कहा ये भी ठीक है, शूटिंग मैंने कभी करी नहीं। तो वहाँ गए, सीखने के लिए गया, तो ऐसे ट्रायल के लिए गया और पिस्टल उठाई और यूँ करके एक लगाया और वो बाई चांस पहले ही 10 पे लग गया। वाह। तो वो बड़ा खुश के साथ, उसके बाद और भी लगाए, वो नहीं लगे 10 पे, अच्छा पहला 10 पे लग गया। मैंने कहा ये अच्छा है। तो उसने कहा सर सीख के करते हैं। तो फिर उसको सीखा, फिर स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल मिला मुझे 10 मीटर पिस्टल शूटिंग के ऊपर। वाह। बट सर ये बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि फिजिकल भी अगर आप देखो तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो, आप तो चलो इतना कुछ किया, आपने मेडल में लिया, तो बेसिक फिटनेस में मतलब 10,000 स्टेप का एक गोल रखते हैं ये लोग, वो भी नहीं कर पाते पूरा रोज। तो इतनी शायद हमारी विल पावर वीक हो गई है। आपको क्या लगता है सर कि डिसेबिलिटी जो है ना, वो एक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब लोग बोलते हैं सिर्फ देख के क्योंकि उनको दिखता है विजिबली कि डिसेबल है, बट एक्चुअल डिसेबिलिटी आदमी की लाइफ जो पीछे ले जाती है वो कहाँ पे होती है और कैसे, हाउ टू ओवरकम दैट सर? देखिए डिसेबिलिटी एक अपने आप में एक वर्ड है ना, कि किस चीज़ पर आप एबल नहीं है। ऐसे एक भी बंदा, एक भी पर्सन आपको नहीं मिलेगा लाइफ में ऐसा जो हर जगह पर एबल हो, है ना। तो जहाँ पर भी आप एबल नहीं हैं वहाँ पर डिसेबल्ड है। हो सकता है जैसे मेरा चैलेंज है पैरों का, तो मैं आपको पैरों से डिसेबल्ड दिखाई पड़ूंगा। किसी को आंखों का चैलेंज होगा तो वो आंखों से डिसेबल्ड दिखाई पड़ेगा। किसी को मेंटल प्रॉब्लम्स होंगी तो वो मेंटली डिसेबल्ड दिखाई पड़ेगा। तो डिसेबिलिटी इज़ अ माइंडसेट, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिजिकल चैलेंज की वजह से मैं नहीं कर पाता, बट एट द सेम टाइम ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैं कर पाता हूँ जिसमें उसका कोई रोल ही नहीं है। बिल्कुल। तो मैं उन्हीं चीज़ों पर फोकस करता हूँ जो मैं अच्छे से कर पाता हूँ। तो जैसे इंटेलेक्ट था, पढ़ाई थी, जैसा आपने बोला, तो मुझे लगा कि ये मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उस पर फोकस कर लिया। बिल्कुल। तो मैं बहुत अच्छी कर ली। तो वो जो फिजिकल डिसेबिलिटी थी वो कहीं बेचारी पीछे रह गई। नहीं बट सर अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान के उसको निखारना एक बड़ी बात है। ज़्यादातर लोग, मैं आजकल देखता हूँ सर, मैं भी काफ़ी लोगों से मिलता हूँ टीम्स में या फिर बाहर, काफ़ी लोग विक्टिम माइंडसेट से आजकल घिरे रहते हैं जी, क्योंकि उनको कोई चैलेंज दिखता है, वो कुछ नहीं हो पाया तो उसके लिए 10 चीज़ें ब्लेम करने के लिए सामने दिखती हैं कि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये XYZ गड़बड़ था या ऐसा था। वहाँ पे डिसेबिलिटी, मुझे लगता है कि वो एक शायद डिसेबिलिटी, बड़ी डिसेबिलिटी एज कम्पेयर टू अ फिजिकल डिसेबिलिटी जो आदमी को आगे नहीं ले जाने देती। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अवर बॉडी फॉलोज अवर माइंड। आप अगर कहते हैं कि ये आप कर पाएंगे तो इट इज़ ट्रू, आप बोलेंगे ये नहीं कर पाएंगे तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू, राइट। तो आपका जो फाइनल ट्रेनिंग है, जो फाइनल आपका गवर्निंग सेंटर है, वो तो आपका माइंड है। तो आप अगर अपने माइंड को सही सजेशन दे सकते हैं, बड़े सारे लोगों को विक्टिमाइजेशन में बड़ा मज़ा आता है, उनको सिंपैथी मिलती है, उनको एक्सक्यूज़ मिलता है कि मैंने ये क्यों नहीं करा। देखो नहीं करने के तो वैसे ही बड़े सारे रीज़न मिल जाएंगे ना। किसी भी चीज़ को ना करना आसान भी बहुत है, खाली नहीं तो करना है, कैसे भाई हमें नहीं करना है। सही बात। करने में चैलेंज है, तो लाइफ में चैलेंज लेना सीखिए जी, और चीज़ें होती हैं। वी आर ऑल द पार्ट ऑफ गॉड, गॉड हैज़ मैनिफेस्टेड थ्रू अस, और गॉड जो चाहे वो ना हो, ऐसा कहीं होता है क्या? सर लोग कहते हैं कि मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, बट आपके केस में मतलब मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप जहाँ पे भी गए यू बीइंग द मास्टर ऑफ ऑल, मतलब एक लेवल तक तो उस चीज़ को ले गए। हो सकता है कि आप एकदम टॉप वर्ल्ड टॉपर नहीं रहे हो, बट आपने कहीं स्टेट टॉप या कहीं ऐसे एक लेवल तक तो उसको लेकर के आपने छोड़ा ही। ऐसा नहीं हो आपने किसी चीज़ को पकड़ा और रास्ते में अधूरे में छोड़ दिया। तो ये सर, ये क्योंकि हम हमेशा कोई भी चीज़ शुरू करते हैं ना, बहुत से लोग में इतना पेशेंस नहीं होता कि उसको एंड तक ले जा पाए, उस लेवल तक ले जा पाए। तो वो कैसे आप इतना, हाउ डू यू
keep yourself so inspired, motivated to get to this level, everything? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं चीज़ें ही वही करता हूँ जिनके लिए मैं पैशनेट होता हूँ। मैं वो क्यों करने जाऊँगा जिसके लिए मेरा मन ही नहीं है। एक समय होता है जब आपको अपनी ना चाहिए हुई चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। आप जब जॉब के इनिशियल स्टेज पर होते हैं, आप जब पढ़ाई के इनिशियल स्टेज पर होते हैं, जब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम अपना अचीव नहीं करते, तब तक यस आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं जो आप नहीं करना चाहते थे, आप बेमन से करते थे। वंस यू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन योर लाइफ, देन योर लाइफ इज सॉर्टेड। फिर आप वो करते हैं जो करने के लिए आपका पैशन आता हो, और जब आप पैशनेट होकर कोई काम करेंगे तो उसमें आप ऊपर चले जाएंगे। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सर आप एक्चुअली सब चीज़ों को इतनी सहजता से बता रहे हैं, बहुत आसान है, तो आई एम श्योर इनके लिए वो सहजता शायद आसान होगी क्योंकि वो माइंडसेट बहुत मुश्किल से डेवलप होता है। बट आप भी कभी सर होता होगा, कभी तो ऐसा होता होगा कि आप भी इंस्पिरेशन देखते होंगे, तो जैसे आपसे इतने लोग इंस्पायर होते हैं, क्या आप भी कभी कोई ऐसा है जिससे आप इंस्पायर होते हैं? कोई ऐसे कुछ नाम हैं ऐसे? हाँ बिल्कुल, बड़े सारे नाम हैं, क्योंकि इंस्पिरेशन मोटिवेशन तो ऐसी चीज़ है जो आपको डेली चाहिए होती है जी। और लाइफ में बड़े गोल सेट करने होते हैं। तो बड़े सारे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के ना, जैसे कि अगर आप मेरे स्पिरिचुअल जर्नी को देखेंगे तो स्पिरिचुअल में आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय ओशो। सो मैं उनकी मेडिटेशन टेक्निक, उनके स्पिरिचुअल जो उनकी डिकोडिंग है उस पर मैं काफ़ी काम करता हूँ। और शायद जब मैं 21-22 ईयर्स की एज से था तब से ही आई रीड ओशो एंड आई प्रैक्टिस ओशो। देन कम्स क्योंकि वो तो अंतर यात्रा के लिए अच्छे गुरु हुए ना, फिर बाहर की दुनिया की लड़ाई भी तो करनी है ना। तो चाणक्य इज माय अनदर गुरु जो वर्ल्डली चीज़ों को बड़ा बढ़िया बता देते हैं कि यार इसको ऐसे करना होता है। और उनके कुछ सूत्र हैं जो जीवन में बड़े काम आते हैं व्हेन यू आर डिकोडिंग सम पर्सन्स और डिकोडिंग योर बिजनेस और डिकोडिंग दिस स्पॉट। देन एंथनी रॉबिन्स इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ही हैज़ contributed his lot by his book Awaken the Giant Within and Unlimited Power. Then I love this Stephen Covey where he talks about 7 habits of highly effective people. So it's a culmination of lot of inspiration which takes me to the next level कि नहीं रुकना नहीं है, आगे से आगे जाना है। सो इंस्पायरिंग सर। और डेफिनेटली अगर आप में से कोई इन सब को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ डॉक्टर स्टीफन कॉविन्स या फिर और क्या नाम है एंथनी रॉबिन्स, इन सबको आप प्लीज़ फॉलो करें। इसके अलावा सर आपको कभी ऐसा लगा कि लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, आप स्टक हो गए, ऐसा कोई चैलेंजेस आपको आए हों? यू फेस सम चैलेंजेस इन लाइफ? बिकॉज हमें बाहर से दिखने में तो ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ एकदम ही बहुत स्मूथ चल रही है पटरी में, बट इंटरनली कहीं ना कहीं बैकएंड में आपको नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कहीं से कोई स्मूथ नहीं चलती है। जी जी। और जिसकी लाइफ स्मूथ चलती है तो उसको जरा ठीक करिए क्योंकि लाइफ का काम ही स्ट्रगल है जी। तो अगर आप अपनी लाइफ, अगर स्ट्रगल नहीं है आपकी लाइफ में तो प्लीज़ उठिए, अपनी लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट करिए, क्योंकि स्ट्रगल इज समथिंग विच इवॉल्व्स यू, है ना। आपके लाइफ के जो भी चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस है नहीं, उसका नाम चैलेंजेस डाल दिया गया है क्योंकि कोई नाम तो रखना ही था उसका। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ टू इवॉल्व हैं। आपकी डिस्टर्ब रिलेशनशिप भी इवन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है टू इवॉल्व आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। आपके बिजनेस में अगर कोई चैलेंज आ रहा है, प्रॉफिट कम हो रहे हैं या स्टाफ का इशू आ रहा है, आपको पीयर ग्रुप एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है टू लर्न। बिकॉज जब आप उससे लर्न करके, आपके पास दो ही उस समय होता है कि आप उसको सरेंडर करके और विक्टिमाइजेशन कार्ड खेलना शुरू हो जाएं, जैसा आपने भी बताया, और दूसरा है कि आप उसको करने के लिए पूरी मेहनत करें। और बिलीव मी, मतलब अनगिनत ही बोल दूंगा, फिर भी आप बोलोगे नहीं सर नंबर कर ही दो, तो 400 500 700 चैलेंजेस तो फेस कर ही होंगे। इट इज जस्ट अ नंबर, मे बी मोर देन दैट। तो आप एक एक चैलेंजेस को जैसे जैसे पार करते जाते हैं ना, आपका कॉन्शियसनेस इवॉल्व होता जाता है। तो उसको आप अपॉर्चुनिटी कहिए, अपॉर्चुनिटी इज अ बेटर वर्ड। और चैलेंजेस कहना चाहें तो चैलेंजेस टू विन कहना शुरू करिए उसको, दैट विल सॉल्व यू बेटर। सर आई थिंक आपने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सिंपली बताया कि चैलेंजेस जैसे आपने बताया कि 400-500 होंगे या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, एंड डेफिनेटली हर एक को अपनी लाइफ के चैलेंज ज़्यादा लगते हैं, बट उस चैलेंज को आपने इतना बड़ा बनाया, आई थिंक दैट्स अ बिग इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। इसके अलावा सर अभी आपने थोड़े टाइम पहले, अभी तक हमने आपकी पुरानी जर्नी की बात की, आपने एक नया चैलेंज लिया अपने लिए, एक ऐसी फील्ड में जाने का जिसका मतलब कोई ऐसा आपका रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसके बारे में थोड़ा बताना। उसमें भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आई थिंक यू आप शायद, आई थिंक आप खुद ही बताइए आप क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में। नहीं, अभी मैंने पिछले 2 साल से काम करना शुरू करा कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी के ऊपर, क्योंकि एक इवॉल्विंग इंडस्ट्री है और अभी इंडिया में इसका पीक आना बाकी है। आई थिंक आने वाले 4-5 साल में वी विल बी एबल टू सी दैट पीक। अभी मेट्रोज में अच्छा चलता है और टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में अभी ट्रेंड आना शुरू हुआ है। तो आई हैव माई स्किन फिटनेस सेंटर इन उदयपुर, इन जयपुर। फिर ये तो देखो प्रैक्टिस का पार्ट हुआ।
फिर मैंने को जब इधर सीखने के लिए गया था ना मैं, कि मेरे को सिखा दो ये कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी, तो यहाँ पर वो बने थे, कार्टल्स थे, है ना। अगर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जाओगे तो एक कार्टल है कि जो बोलेंगे कि ना हम खाली डर्मेटोलॉजिस्ट को ही सिखाएंगे। आप प्लास्टिक सर्जन के पास जाओगे तो बोलेगा ना हम खाली प्लास्टिक सर्जन को ही सिखाएंगे। तो ये बड़ा चैलेंज था। तो पर मैं अफोर्ड कर सकता था, मैंने सारी इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स करी, क्योंकि ये चैलेंज था। अब जिसको आप चैलेंज कर रहे थे, देखिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई बन के। तो चूंकि ये चैलेंज आ गया कि कोई सिखाने को तैयार नहीं था, तो यहीं से अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई कि चलो बाहर से सीख कर आते हैं। तो मैंने डिफरेंट कंट्रीज से, मैंने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन, कैनेडियन बोर्ड ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन, इन सब से मैंने अपने कोर्स को किया। लगभग 30-35 लाख रुपए मैंने खर्च किए। जब ये सब हो गया तो मैंने कहा यार मेरे जैसे और भी तो लोग होंगे ना जिनको सिखाना, जो सीखना चाहते होंगे, और वो शायद विदेश की इतनी यात्राएं ना कर पाएँ, वो इतना खर्च ना कर पाएँ। तो मैंने लंदन में इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी अभी मैंने इस्टेब्लिश किया। उसके पहले मेरी इंडियन ब्रांच थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन, कॉस्मेटोलॉजी एंड लेजर्स। तो उसके अंदर आई विल बी प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग नेशनली एंड इंटरनेशनली। अभी भी इंटरनेशनली पढ़ा कर आया था, फिलीपींस गया था, दुबई गया था, इंडिया में भी पढ़ा रहा हूँ। और अभी 16 अप्रैल को हम एक फ्लैगशिप कोर्स ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन हम इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। वाह वाह। और डॉक्टर साहब की जो ये नया इनिशिएटिव है, ये बहुत ही स्ट्रांगली चल रहा है। उदयपुर में तो इन्होंने एक बहुत बड़ा सेंटर खोला है, एंड आई थिंक आप इसको एक्सपेंड भी कर रहे हो बाकी जगहों में भी। आई थिंक in coming 1.5 to 2 years we will be having 200 locations for training. 200? Yes, we are having our tie-ups. We are having strategic tie-ups for that. So we are having in Delhi, we are having in Mumbai. Abhi right now Indore, then Lucknow, then Udaipur, Jaipur. तो ये इस तरह के सेंटर्स अभी हमने जोड़ने शुरू करे हैं। फिलीपींस, सिंगापुर, तो इन सारी जगहों को हमने जोड़ना शुरू कर दिया है। अभी सारा मॉड्यूल वगैरह कंप्लीट होते होते जून जुलाई तक आई होप हो जाएगा। उसके बाद में देन वी विल स्टार्ट फॉर स्ट्रेटेजिक टाइप्स। तो वी आर टारगेटिंग इन 2 years अप्रॉक्सीमेटली 200 लोकेशंस। सर वो एक शेयर है जो बहुत लोग बोलते हैं बड़ी बड़ी मीटिंग्स में, बट उसका असली अर्थ डायग्नोस्टिक के जरिए जो सर बता रहे हैं कि वो अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी आसमान बाकी है। मतलब आप देखिए एक लेवल से दूसरे लेवल तक किस तरह से ले जा रहे हैं। तो बट एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द यंगस्टर और द प्रोफेशनल्स हु आर वाचिंग दिस और लिसनिंग टू यू? मैसेज यही है कि देखिए यू शुड बी क्लियर व्हाट यू वांट टू अचीव। क्योंकि अभी मैं यूथ से मिलता हूँ, काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड है यूथ। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है खाली, सर ये तो हो जाएगा। उससे पूछो कि क्या, अरे सर इतने करोड़ रुपए तो मैं कमा लूँगा। फिर उसको पूछो अच्छा व्हाट इज़ योर प्लान लाइक, तो उसके पास कोई प्लान नहीं है। अच्छा कैसे कमा लोगे, व्हाट इज़ द बिजनेस यू विल बी इन। तो ऐसे ऐसे बिजनेस के नाम बताएंगे जिसका उनको परसेंटेज प्रॉफिट भी नहीं पता है। तो कहाँ से वो पैसा आएगा उनको नहीं पता, कहाँ से उनको फेम मिलेगी नहीं पता। वो मोटिवेशन के बड़े सारे इंस्टा पर और फेसबुक पर चलते रहते हैं, वो उसी को देख देख कर कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से दैट बी द पर्सन ऑफ कंटेंट, फिक्स योर गोल्स, हैव अ क्लियर विजन व्हाट यू वांट टू अचीव, एंड देन वर्क हार्ड फॉर इट। सो जैसे पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, तो इस स्टीवन कॉवी में 7 हैबिट्स में एक आता है, बिगिन विद एंड इन माइंड। यू शुड नो व्हाट यू आर achieving, what you want to achieve, and once you are very clear you want to achieve this, then make a plan for that and start working on that plan. And dear friends, there is nothing like a perfect plan. आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि बिल्कुल परफेक्ट प्लान बनाएंगे तब काम करना शुरू करेंगे, तो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग। एक ठीक ठाक सा प्लान बनाइए जो रीजनेबली अच्छा दिखता हो, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करिए। फिर उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको साथ के साथ सॉल्व करते रहिएगा, देन इट विल मेक अ गुड प्लान। क्योंकि मोस्ट ब्रिलियंट प्लान नॉट एग्जीक्यूटेड is useless, and even a medium plan well executed can take you to the heights. Very well said. I think it's a big takeaway for everyone. और एक चीज़ आजकल मैंने काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना है कि वो आदमी जो सक्सेसफुल हो गया ना, उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, या ये आदमी जो है वो इसलिए इसको ये मूवीज़ में रोल मिल गया या कहीं पे, तो ये इसका बेटा था। तो किसी की भी कामयाबी में लक का और उसके हार्डवर्क या पैशन, किस चीज़ का कितना योगदान होता है, आपको क्या लगता है? लक बड़ा अच्छा वर्ड है, और लक मेरे हिसाब से होता है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। तो लेबर भी करना पड़ेगा और सही दिशा पे लेबर करना पड़ेगा। मेरे को एक मेड मिली, उसने भी मेरा यूट्यूब देखा होगा, तो कहने लगी कि सर आप कहते, मैंने कहीं सुना है कि मेहनत करो और मिल जाएगा। और मैंने सर आपको भी सुना, आप भी कभी मेहनत की बात कर रहे थे। तो मेहनत सर, मैं देखो सर झाड़ू पोछा करती हूँ, सर आप बोलो तो मैं 36 घंटे झाड़ू पोछा कर दूँ, तो क्या मैं अमीर हो जाऊंगी? अब इट वाज अ वेरी इनोसेंट क्वेश्चन, है ना। शी इज कमिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव,
बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आप सिर्फ झाड़ू पोछा करके बहुत अमीर नहीं हो सकते, आप अपना रोजी रोटी बना सकते हैं, आपको उसको स्केल करना पड़ेगा। तो झाड़ू पोछा करने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल इट्स अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, बट उसकी स्केलेबिलिटी है। आप उसकी पूरी एजेंसी बना सकते हैं, आप बड़े सारे लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ स्किल सेट्स चाहिए होंगे। तो स्किल सेट आपको एक्वायर करने होंगे, शायद मैनेजरियल स्किल सेट चाहिए होंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना आना चाहिए, डिजिटल कुछ वर्ड को मैनेज करना आना चाहिए। तो कीप ऑन एक्वायरिंग स्किल्स। आई थिंक सर आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला यहाँ पे, एंड आई थिंक दैट गिव्स अनदर क्वेश्चन इन माय माइंड कि लोग क्या है, छोटा सा काम करते हैं, कोई छोटा सा काम है, मतलब एक दुकान खोल ली, उसमें इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं पूरा दिन, कभी फ़ोन उठाने का टाइम नहीं, खाना खाने का टाइम नहीं है, कोई मैनेजर बन गया कहीं। मगर आपको मैंने देखा है, मैं मतलब आपसे पहली बार नहीं मिला, मैं कई बार आपसे मिला हूँ, तो जब भी मैं मिलता हूँ आपसे तो आप एकदम ऐसा तसल्ली से मिलते हैं उस टाइम, ऐसा आपको अपड़ा तपड़ी नहीं होती, यहाँ पे फ़ोन भी चल रहा है, वहाँ पे किससे मिल रहे हैं, वहाँ से, और इतना बड़ा एम्पायर आप संभाल भी रहे हैं, इतना प्रॉफिटेबल एम्पायर, और नाम अलग से है। तो आपको ये क्या लगता है कि जो मिसमैच लोगों का रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, डेलीगेशन जीरो, वो उस सब में कैसे आदमी उससे बचे? मैंने भी ये सब करा हुआ है पहले, जब IIM नहीं करा था ना, तो यही सब करता था। आप मुझसे तब मिले नहीं। जी सही। मैं वो सवेरे आता था 8 साढ़े 8 बजे और रात को 2 बजे तक बैठ के माइक्रोस्कोपी करता रहता था। और यस, आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दैट फेज जब बिल्कुल टाइम नहीं होता था, जब लाइफ बहुत बिजी होती थी। फाइनली समझ में आया कि यू मस्ट लर्न टू डेलीगेट, you have to make a proper team, you have to make a team of the loyal and efficient people. डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। अभी जैसे इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी के लिए मैं टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई एम स्ट्रगलिंग सिंस लास्ट 8 मंथ्स एंड हार्डली आई एम एबल टू फाइंड गुड पर्सन्स, हैंडपिक्ड कुछ लोग हैं जो उस पर काम कर रहे हैं, एंड आई नीड टीम ऑफ 8 to 10 पीपल। लेकिन वो लाइक माइंडेड चाहिए, दे शुड बी एम्बिशियस, दे शुड बी विलिंग टू गो एट द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ। तो ये चैलेंज तो आज भी आता है और हमेशा आएगा। आपको उसमें से अपना प्रॉफिट थोड़ा सा कम करना पड़ता है, आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ता है अच्छे लोगों को, आपको उनको अच्छी सैलरीज देनी पड़ती हैं। इनिशियल डेज में जब आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होता है, स्टिल आपको उनको सैलरीज देनी पड़ती हैं, बिजनेस लॉन्च के पहले से देनी पड़ती है। तो ये सारे चैलेंजेस तो देखिए हमेशा ही रहेंगे। तो आप एक बिजनेस बनाइए, उस बिजनेस का जब एक प्रॉफिट आ जाए तो उसको डेलीगेट करिए, फिर उस बिजनेस के प्रॉफिट को दूसरी जगह करिए, नए स्टार्टअप में, फिर वो प्रॉफिटेबल हो जाए तो तीसरा कर लीजिए, एंड दैट इज हाउ इट ग्रो ना। हाँ, कभी भी ऐसा मत करें कि मल्टीपल ब्लीडिंग पॉइंट्स आपको एक साथ कभी नहीं खोलने चाहिए, बिकॉज देन यू कैन ब्लीड टू डेथ। तो रिस्क लेना चाहिए, बट इट इज़ नॉट अबाउट द रिस्क कि आप छत से कूद जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जितना आप कूद सकते हैं उससे 10% एक्स्ट्रा करना होता है। यू ऑलवेज हैव टू स्ट्रेच द लिमिट, बट बेवकूफ़ी भरे जोखिम लेने से कोई मतलब नहीं है। ऑलवेज टेक कैलकुलेटेड रिस्क, आप मेंटल पीस में रहेंगे, क्योंकि यस वो कहते हैं ना, टेक रिस्क एंड द बिगर रिटर्न। ठीक बात है ऐसा, लेकिन उसका फ्लिप साइड भी तो है ना कि यू कैन लूज द थिंग्स। तो मैं एक मॉडरेट रिस्क टेकर हूँ पर्सनली। मैं अपने आप को हाई रेट नहीं करता, लेकिन मैं आपको आपका आंसर दे रहा हूँ कि व्हाई आई एम स्ट्रेस फ्री, व्हाई आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ फ्री। तो मैंने कोई बहुत बड़ा वेल्थ नहीं बनाया है, लेकिन जितना बनाया है वो मेरे लिए सफिशिएंट है। आई विल नॉट बी एबल टू स्पेंड what I have earned in my lifetime. So मैं मजे करता हूँ, शायद मेरे खर्चे कम होंगे, हो सकता है इसलिए ऐसा होता हो। नहीं सर, आई थिंक दिस इज अ क्वालिटी विच अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव, और आई थिंक आपकी लाइफ से सीखने जैसी है, क्योंकि मैंने तो आपको बहुत क्लोजली देखा है कि आप कभी भी बहुत ज़्यादा रश में नहीं होते हैं। आई थिंक छोटे छोटे जो डेलीगेशंस हैं वो आपने बहुत ही इम्पैक्टफुल और बहुत ही, और आपका जो लॉयल्टी क्वेश्चन है, जो आपके EQ और IQ दोनों हैं, वो आई थिंक दैट इज ऑफ अनदर लेवल। आई थिंक सम ऑफ इट माइट बी नेचुरली, कुछ पे आपने डेफिनेटली काम किया होगा, बट दिस इज लॉट टू लर्न फ्रॉम योर लाइफ। सर इसके अलावा आई थिंक आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं कि मतलब कई बार मैं भी जब आपका बना रहा था, मैं देख भी रहा था बार बार, मैं यार कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ। तो आई एम श्योर अभी भी मैं कुछ मिस कर रहा हूँ कुछ चीज़ें जो मैं अभी तक नहीं बता पाया सर। कुछ आपके आई थिंक काफ़ी सारे अवार्ड्स भी आपको मिले हैं, एंड आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू पीपल टू नो कि मतलब एक छोटी सी सिटी उदयपुर में एक बेसिक मतलब एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे, कम रिसोर्सेज के साथ पैदा हुए, मगर कैसे अपनी लाइफ को उन्होंने एक्सपेंड किया। तो उसके बारे में सर, अपने अवार्ड्स के बारे में थोड़ा बताएं। जब काम हम अच्छा करते हैं और शिद्दत से करते हैं तो रिकॉग्निशन मिलने लग जाते हैं। बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। अभी वर्थ टू मेंशन, अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया था, तो किरण बेदी मैडम से मिलना हुआ, UK से आए थे, उन्होंने भी प्रिंस चार्ल्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनसे मिलना हुआ। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में गया था अभी कुछ समय पहले। मुख्यमंत्री राजस्थान ने मुझे अवार्ड दिया हुआ है। हेल्थ मिनिस्टर से मैं 3 बार सम्मानित हो चुका हूँ। देन राजस्थान गवर्नर से मिला हूँ कलराज सर से अभी कुछ समय पहले। महाराष्ट्र गवर्नर ने सम्मानित किया था इनटू द फील्ड ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी। तो अभी बड़े सारे सेलिब्रिटीज से मिलना भी हुआ है। अभी फादर ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी
का फंक्शन इंटरनेशनल फेम अवार्ड था अभी आईफा के नाम से दिल्ली में, तो शिल्पा शेट्टी जी से मिला हुआ। तो लॉट ऑफ थिंग्स कीप ऑन गोइंग एंड आई कीप ऑन एक्सप्लोरिंग दैट व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। एंड आई एम श्योर सर ये अवार्ड्स मिलते ही जाएंगे, जैसे आपने बोला कि पैशन अभी मतलब आगे एक्सपेंड करते जा रहे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हैं फिल्म बाकी है। बट आप अगर मतलब इन अवार्ड्स में से जितनी भी अचीवमेंट है सबसे ज़्यादा अगर वैल्यू करते हैं आप, अगर सबसे ऊंचे, आई एम श्योर सभी का काफ़ी अपनी अपनी वैल्यू होगी, बट सबसे ऊंचे पायदान में अगर रखते हैं तो आप आपके हिसाब से किस चीज़ को रखते हैं? देखिए, एक को रख पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अ पर्सन इज कल्मिनेशन ऑफ लॉट ऑफ इवेंट्स ना। तो मैं जब चूंकि पोलियो था तो अस्पताल में बड़े समय तक भर्ती रहता था, मेरा वो होता था, ऑपरेशंस होते थे, तो मैं ऐसे बिस्तर पे लेटा रहता था 3-3 महीने तक, चारों तरफ डॉक्टर्स घेर के होते थे। तो मेरा नाम होता था एक बेड नंबर 3 या बेड नंबर 12, बेड नंबर 6, डिफरेंट टाइम पर एडमिट हुआ तो पेशेंट बेड नंबर 6, पेशेंट बेड नंबर ऐसा करके आता था। तो हम मेरा जो पहचान थी वो पेशेंट थी, और फिर आप प्री मेडिकल टेस्ट देते हैं और डॉक्टर हो जाते हैं। The whole gestalt changes. So yes, this is something. सर आई थिंक आई एम श्योर जैसा आप बोल रहे हैं कि बहुत सारी अचीवमेंट्स थी, बट आई थिंक फ्रॉम देयर यू स्टार्टेड। तो अगर आपको हम फ्यूचर में जाएं और देखें कि डॉक्टर अरविंदर सिंह आज से मे बी कुछ साल बाद, तो आपका क्या विजन है अपने आप को और अपने काम को लेकर के अगले कुछ सालों में? किस तरह मतलब क्या आप पीछे छोड़ के जाना चाहते हैं आप? जैसे कि अभी मैंने बताया कि टाइटल मिला है फादर ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी का, तो फादर का मतलब ये होता है कि वो नेक्स्ट कुछ पास कर रहा है। तो मेरा अभी जो मैं करना चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी मैंने सीखा है अपनी लाइफ से उसको मैं नेक्स्ट जनरेशन को पास करना चाहता हूँ। बेसिकली मैंने इंटरनेशनल बोर्ड बनाया, मैं अभी कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी की ट्रेनिंग्स पर काफ़ी स्ट्रांगली काम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में ये ट्रेनिंग्स बड़े अच्छे से अवेलेबल है नहीं, और विदेशों में जाने पे पैसा बहुत खर्च होता है। तो आई हैव मेड पैनल ऑफ 16 डॉक्टर्स, इसमें प्लास्टिक सर्जन भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, एस्थेटिक डेंटिस्ट्री के लोग भी हैं, लेज़र स्पेशलिस्ट भी हैं। तो ऐसे करके हमने पूरा बोर्ड बनाया हुआ है, तो उसके थ्रू ट्रेनिंग देंगे। फिर चूँकि देखा हुआ है सफ़र, बड़े सारे गिरते कई बार गिरे कई बार संभले, तो मैंने कहा एक एंटरप्रेन्योरशिप पर भी कोर्स शुरू कर लेते हैं। तो डॉक्टर्स थोड़ा सा घबराते हैं, तो एक हॉस्पिटल के लिए तो बड़े सारे कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन छोटी क्लिनिक कैसे शुरू करनी है, एस्थेटिक क्लिनिक कैसे शुरू करनी है, उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है, क्या फाइनेंशियल टर्म्स यूज होते हैं, लेआउट कैसा होना चाहिए, नेगोशिएशंस कैसे करने होते हैं, तो ये सारे टिप्स एंड बिट्स के लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स भी शुरू कर रहा हूँ। तो कुछ लोगों की लाइफ को अगर टच कर पाऊंगा तो अच्छा लगेगा। तो ये लाइफ को और आगे लेकर जाने का तरीका मुझे अच्छा लगता है। फिर अब अंतर यात्रा का भी समय हो गया, मेडिटेशन करते हैं और थोड़ा उसकी ड्यूरेशन बढ़ानी है। तो सर एक टर्म मैंने सुनी थी, आपने ओशो का नाम लिया, बीच में मैं भी जी काफ़ी मेडिटेशन वगैरह करता रहता हूँ। तो एक टर्म जो है जोरबा द बुद्धा, कि जो बाहर से तो बाहर की चीज़ों से भी एकदम ऐसे वो ना हो कि उसको छोड़ दें, बाहर भी यात्रा करें और अंदर भी यात्रा करें। तो उसका एक परफेक्ट उदाहरण अगर मैं ढूंढूं तो शायद मेरी आंख दोबारा से आपके ऊपर ही आके रुकती है। नाइस ऑफ यू, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो बट अभी ये तो रहे कुछ प्रोफेशनल क्वेश्चन, अब हम कुछ पर्सनल क्वेश्चन सर आपसे पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछिए। तो डॉक्टर अरविंदर सिंह को सबने देखा है, इतना बड़ा कामयाब आदमी, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ्स हैं और इतना कुछ है, क्या डॉक्टर अरविंदर सिंह की कोई वीकनेस भी है? बड़ी सारी वीकनेस है, वीकनेस ही वीकनेस। ह्यूमन हूँ तो वीकनेस तो होगी। आप मुझे इमोशनली बड़ा इवॉल्व पाते हैं, बट यस आई एम मेनी अ टाइम्स देयर आर सिचुएशंस, तो मैं इमोशनल हूँ, और जब हम इमोशनल होते हैं तो इमोशनल फूल नहीं होना होता है, इमोशनल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो yes, sometime I also find myself emotionally challenged at some places. I try my level best to come out of that as soon as possible. But yes, I have to. Then physical challenge आते हैं, कई बार आते हैं। मैं जाता हूँ जब बड़े सारे पैसे खर्च करके जाता हूँ किसी जगह पर, और फिर पता लगता है वहाँ पर कि अरे यार इस पे तो आप चल के नहीं जा सकते, तो वहाँ पर आकर लगता है कुछ मिस हो गया, लेकिन फिर थैंक यू बोल के निकल जाता हूँ कि चलो भगवान जी आपने यहाँ तक तो पहुँचाया। तो यस, देयर आर लोज एंड अप्स इन योर लाइफ, एंड बस ये जरूर है कि जब लाइफ का लो आता है तो आई टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू मेडिटेट एंड टू फाइंड व्हाट नेक्स्ट कैन बी डन, सो दैट एटलीस्ट वो सिचुएशन दोबारा नहीं आए। सर एक और पर्सनल सवाल इसी से जुड़ा हुआ, जी, जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको घेर लेती हैं या ऐसा कुछ होता है, या कभी भी वैसे भी अदरवाइज भी कभी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती, आप बार बार बताते हो, ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो क्या डॉक्टर रविंदर को, क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा, बट क्या डॉक्टर रविंदर को कभी गुस्सा भी आता है, कभी वो अपना आपा खो देते हैं, कभी ऐसा होता है कि एकदम वो अंदर से वो थोड़ा सा
बफल्ड हो जाएं और लगे नहीं यार ये थोड़ा क्लटर्ड हो जाए, कुछ ऐसा कभी होता है कभी सर? देखिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो एक ह्यूमन है तो आप में रहेगा ही। और इसको अगर आप देखें तो काम का मतलब किसी चीज को पाने की कामना, तो और अगर वो कामना पूरी नहीं होती है तो आता है क्रोध। तो अगर कामनाएं हैं और पूरी नहीं होने के पीछे कोई ना कोई रीजन हो जाता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, तो क्रोध आना स्वाभाविक है। बट क्रोध भी एक एनर्जी है ना, क्रोध भी एक एनर्जी है। तो आप आउटबर्स्ट होना, मैंने कहा इमोशनल फूल नहीं है, इमोशनल तो हम सब है ना। तो हमें लगता है ऐसा कि ये ऐसा ही होना चाहिए था, बट बिलीव मी फ्रेंड्स, कई बार जब वो नहीं हो रहा होता है आपकी पूरी मेहनत के बाद भी, तो मैं ऐसा एक नहीं कम से कम अपने लाइफ को कोट करने जाऊंगा तो 30-40 एग्जाम्पल ऐसे कोट कर दूंगा, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, कि जब मेरे मन का नहीं हुआ तो वो ज़्यादा अच्छा था। तो अब वो लर्निंग चूंकि आ चुकी है तो अब नहीं आता है गुस्सा, अब क्या पूरी शिद्दत से करते हैं, और जब नहीं होता है तो समझ जाते हैं कि ये शायद भगवान ने पैकेट चेंज करा है, इसको छोड़ दो, ये शायद अपने लिए ठीक नहीं था। एक्सेप्टेंस आ गई है, तो दैट वर्क्स वेरी वेल। और ये सर आई थिंक जब आदमी इवॉल्व होता है, एक मेच्योरिटी जिसे कहते हैं, वो शायद एज के साथ आती है, बट आई थिंक आपको तो काफ़ी पहले आ गई थी, बट आई एम श्योर कि दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्च्यू टू हैव फॉर एवरीवन इन लाइफ। सो थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आप 20 साल पहले, मतलब जब आप 20 साल के थे उस एज में चले जाएँ, तो जो लाइफ आपकी उसके बाद चली है, आप चाहेंगे उसमें कुछ ट्विकिंग करना, आप चाहेंगे उसमें कुछ बदलाव करना, या जैसा था वैसा ही आप चाहेंगे कि जैसा था वैसे ही ठीक है? मान लीजिए आप 20 साल के हो गए और आपको वो सब पता है जो आज 3 साल और पीछे ले जाओ, मैं 17 का कर दूँ। चलिए 17 सही से क्योंकि टीन्स में जाते हैं, क्योंकि मेरा एमबीबीएस का सिलेक्शन 17 इयर्स की एज में हुआ था, इसलिए मैंने कहा 3 साल 17 साल पे ले जाओ। तो यस, देखो जब मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरे पेरेंट्स ने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो हमने इमेजिन किया था कि मैं वैसा वाला डॉक्टर बनूंगा कि मैं राउंड ले रहा हूँगा हॉस्पिटल के अंदर और वो कर रहा हूँगा। लेकिन जब एमबीबीएस किया तो समझ में आया कि नहीं वो तो बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, और आपको उसके लिए पूरी तरह से फिजिकली फिट होना चाहिए, नहीं तो आप अपने पेशेंट्स के साथ में जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने पैथोलॉजी ऑप्ट करा, विच इज़ अ सिटिंग जॉब, जब आप माइक्रोस्कोप से देखकर डायग्नोज करते हैं। तो अब अगर मैं आप पीछे लेकर जाना चाहोगे, तो अगर ये टाइम होगा 88-89 का, उस समय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बूम करती थी। मेरे साथ के जितने भी फ्रेंड्स थे जिन्होंने इंजीनियरिंग करी थी, वो भले किसी भी फील्ड में करी हो, सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के यूएसए चले गए या कहीं बाहर में। तो दे हैव क्रिएटेड अ ग्रेट वेल्थ, जो मेरे को अभी तक धीरे धीरे करके स्लो बैटिंग करके कमानी पड़ती है। तो यस, अगर आप मुझे वापस 17 ईयर्स का करोगे तो एक बार रीथिंक जरूर करूंगा, क्योंकि पढ़ाई तो करनी थी। मैंने बैठ के बायो पढ़ी थी, आप मैथ्स पढ़ा लेते तो सेम इंटेलिजेंस से मैं मैथ्स पढ़ के आईआईटी में पहुंच जाता, क्योंकि आई डिड माय एमबीबीएस फ्रॉम केजीएमसी, व्हिच वाज द 4th रैंकिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, स्टिल इट इज 4th रैंकिंग, लखनऊ। तो यस, शायद वहाँ पर थोड़ी सी ट्विक करना चाहूँगा। सर इसी क्वेश्चन को मैं एक थोड़ा सा अलग तरीके से पूछता हूँ। जी, आपको 20 साल की उम्र में आज जो जितनी भी जानकारी, जितनी विजडम है, जितनी भी नॉलेज है एक्यूमुलेटेड अभी तक, ये सारी आपको 20 साल में मिल जाती, या फिर जितनी भी आपकी दौलत कमाई हुई है अभी तक की, ये आपको 20 साल में मिल जाती? दोनों में से आप क्या प्रेफर करेंगे और क्यों? जब ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ना, तो सबसे पहले सद्बुद्धि मांगता हूँ। तो क्योंकि सद्बुद्धि अगर है तो पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, आप कमा ही लोगे। तो अगर आप दोनों में से चूज करने के लिए कहोगे कि अभी तक का विजडम ले लो या अभी तक के पैसे उठा लो, तो विजडम ले लेंगे ना, विजडम से पैसे तो फिर बना लेंगे। कई बार सर बहुत लोग ऐसी गलती कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में पैसे के चक्कर में थोड़ा सा विजडम पीछे रह जाती है। बट आई थिंक शॉर्ट टर्म पैसा देखो बहुत नुकसान करता है। ऐसे लोग थे जिनके एयरलाइंस चलते थे, अब उनके पासपोर्ट भी जब्त हैं। तो इसलिए शॉर्ट टर्म चीज़ों पर ना ध्यान दें, बिकॉज शॉर्ट टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म मनी, इजी मनी इज़ नेवर इजी, मनी इज़ एनर्जी। अगर बहुत इजी कोई पाथ दिखाई पड़ता हो तो एज अ लॉटरी उसको ले लें और उसको एंजॉय कर लें, उसको कहीं इन्वेस्ट कर दें, लेकिन वो आपका फाइनल पाथ नहीं हो सकता। चूज अ लॉन्ग पाथ वेयर यू कीप ऑन गेटिंग गुड स्ट्रगल्स एंड इवॉल्विंग दैट, क्योंकि स्ट्रगल करने के लिए हर एक आदमी तैयार नहीं है, वहाँ पे कंपटीशन कम है। एब्सोल्युटली इजी मनी के लिए बड़ा सारा कंपटीशन है ना। तो जो इजीली आती है वो इजीली चली भी जाती है। जब आप स्ट्रगल करके इवॉल्व करके विजडम के साथ में आप सीखते हैं तो वो मनी स्टे करती है। तो सद्बुद्धि इज द फर्स्ट थिंग यू शुड हैव, एंड रिचनेस इज अ माइंडसेट, है ना। आपको रिच होने का एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। पढ़ना चाहें तो साइंस ऑफ गेटिंग रिच इज अ गुड बुक, छोटी सी किताब है, 70-80 पेज की किताब होगी, तो इट्स अ गुड बुक टू हैव दैट रिचनेस माइंडसेट। वो बुक भी आप पढ़ सकते हैं, रिच डैड पुअर डैड, जिसके अंदर की आपको समझाया जाएगा कि हाउ योर इनकम शुड bring more income to you so that your passive income becomes more than your Right. active income। शायद इसीलिए आपको मैं हमेशा
फ्री मिल जाता हूँ। I think these are the words of wisdom which has a lot of accumulated wisdom in it. So I think that is why it's coming so naturally. But I think these are few personal things जो आपने कभी भी मतलब बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं बताने में। एक छोटी सी चीज़ और पूछना चाहूँगा सर। जी। आप इतनी कंट्रीज़ में आप ट्रैवल किए हैं। जी। आप बहुत सारी इधर उधर भी काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ में जाते हैं अपने किसी ना किसी काम के जरिए। तो जैसे तो आप इस क्लोज्ड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हो, सारी चीज़ें आपके हिसाब से बनी हुई हैं। जी। तो वहाँ पे तो हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं बनी होती, क्योंकि कैसे आपको कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है। तो इतनी सारी ट्रैवलिंग में आपको बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम जो है आपको परेशानियाँ नहीं आती मतलब? और आती हैं, बिल्कुल आती हैं। तो थोड़ा सा मैप बना के जाता हूँ कि कैसे जाना है। फिर जैसे कि आप ट्रैवल करेंगे किसी जगह पर, तो शायद आपका खर्चा अगर फॉरेन में जाते हैं तो 1.5 लाख आएगा, तो मेरा खर्चा 4 लाख रुपए आ जाता है, क्योंकि मेरे को वहाँ पे थ्रू एंड थ्रू टैक्सी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा नहीं होता। कभी अगर लंबा चलना हो तो फिर मेरे को होता है कि व्हीलचेयर ले लो, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू हार्म माई लिगामेंट्स। तो उसके लिए फिर मेरे को एक असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए पैसे देने होते हैं। तो इसमें कहीं पर मैं परेशान इसलिए नहीं होता क्योंकि पैसे कमाने आते हैं मुझे। तो मैं जो हूँ पैसे कमाने पे ज़्यादा ध्यान दे देता हूँ कि चलो भाई 4 लाख कमाने हैं, आप 1.5 लाख में घूम लोगे, मैं 4 लाख में घूम लूँगा, इन्जॉय तो बराबर कराएंगे। सो आई फोकस मोर ऑन माई स्ट्रेंथ। माई स्ट्रेंथ इज़ दैट विद माई इंटेलेक्ट आई कैन अर्न मोर मनी रादर देन गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट कि आई कैन डू दिस एंड आई कैन नॉट डू दिस। और कुछ ऐसी जगह जो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं तो उनको अवॉइड भी करा जा सकता है। वैसे भी लद्दाख भी जाकर आया हुआ हूँ, लद्दाख का, और अभी लद्दाख में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने जा रहा हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या बात है। तो स्कूबा डाइविंग भी करी हुई है। अभी इजराइल गया था तो भी वो काफ़ी ऊपर चढ़ के था, तो चढ़ गया था। कौन कौन सी कंट्रीज आके आते हैं सर? अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, अभी दुबई गया, इधर इजराइल गया, उधर फिलीपींस गया, देन सिंगापुर, देन मलेशिया, देन इधर हांगकॉन्ग, मकाओ, जर्मनी। सो ऑल काफी करता हूँ। आई लव, मैंने कहा ना कि वो थोड़ा सा वो कीड़ा लगा हुआ है कि भाई जो कोई कहता है ना कि आप ये नहीं कर सकते, तो वो करने में बड़ा मजा आता है कि वो चैलेंज है ना, अपॉर्चुनिटी है टू ग्रो। तो आई हैव लॉट ऑफ फिजिकली फिट फ्रेंड्स विद मी, तो उसमें टॉप 10% में मैं आ जाऊँगा, द पर्सन्स हु हैव ट्रैवल्ड। सबसे ज़्यादा मैंने ट्रैवल नहीं करा होगा, लेकिन हाँ अगर मैं 100 फ्रेंड्स को जानता हूँ जो फिजिकली फिट हैं तो उनके जो टॉप 10 है उसमें कहीं मेरा नाम जरूर आ जाएगा, द मैक्सिमम प्लेसेस आई हैव सीन। और सर एक लास्ट पर्सनल क्वेश्चन जी, क्योंकि वैसे दोस्तों मैं बता दूं आपको ये इंटरव्यू इतना लंबा प्लान नहीं था, बिकॉज सर से बातें करते करते बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्प्रॉम्प्टू आ रहे हैं। जी। और अच्छा भी लग रहा है सुन के वो। आई एम श्योर आप लोगों को भी उससे नॉलेज मिल रही होगी। आपने एक सर, मैं तो जैसे कॉलेज में आदमी सोचता है बस अब ये लास्ट पढ़ाई अभी किसी तरह से खत्म हो फिर आगे निकलते हैं, फिर जॉब करना शुरू करता है, एक आधा कोई कोर्स होता है बड़ी मुश्किल से, आपने उसमें भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मतलब आपको पता होगा नहीं होगा, आपने इंट्रोडक्शन ढंग से सुनी होगी, तो सर ने हाईएस्ट नंबर ऑफ डिग्रीज इन द वर्ल्ड है सर के पास एट आई थिंक, आप उस पर थोड़ा सा एलिबोरेट करेंगे? 123 हैं डिग्रीज, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट सब मिलाकर। मैंने जैसे बताया ना कि फिजिकली चैलेंज था, तो समझ में आया कि यार इसको कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो आई फोकस्ड हाई ऑन माई इंटेलेक्ट डेवलपमेंट। तो उसमें बस पढ़ते चले गए, है ना, कोशिश करते चले गए कि चलो अच्छा ये भी सीख लेते हैं, चलो इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं। तो फिर अभी कुछ समय पहले किसी जगह बैठा हुआ था, लंदन बस सर मिले, तो कहने लगे डॉक्टर साहब इतना सब कर रखा है तो अपने एक बार भेजो ना मुझे। अच्छा कितनी इकट्ठी हो गई, तो मैंने कुछ निकाले 140 150 के आसपास कुछ सर्टिफिकेट थे, उनको भेजे मैंने, तो उन्होंने 123 अप्रूव करे। कहते यार ये बिल्कुल वैसे वाले हैं जो किसी के पास नहीं होंगे मुझे लगता है। तो फिर उन्होंने उसका ऑडिट करा, तो 123 अभी उसके बाद 8-10 पैसे और हो गए हैं। मैं 150 का वेट कर रहा हूँ कि 27 और इकट्ठे हो जाएं, तो फिर 150 का एक बार वापस अप्लाई करूंगा रिकॉर्ड के लिए। तो अभी शायद 123 और 137 हो चुके हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड 123 का है, तो वो अभी मेरे नाम रजिस्टर्ड है। सर ने एक के बाद एक कितने रिकॉर्ड तोड़े, दिल ऐसा कर रहा है कि सर से बातें करते रहो, बट आई थिंक टाइम बहुत हो गया है और सर को भी जाना है, और सर ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया। इससे पहले रिकॉर्डिंग से पहले भी हम काफ़ी देर बैठे रहे, सर के बात करो तो फ्लो में चले जाते हैं, ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, एंड आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड मोर एंड मोर। आई टॉक टू यू और लुक एट योर वर्क। अगर लोगों को भी आपके वर्क के बारे में कहीं देखना हो ज़्यादा, तो वेयर दे कैन सी दैट? गूगल कर लेना आप, डॉक्टर अरविंदर सिंह राजस्थान करके मिल जाऊंगा बड़ी सारी जगह आपको। वेबसाइट है मेरी drarvindersingh.com की, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी की भी वेबसाइट है, इंस्टा पर भी हूँ, फेसबुक पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ पर हूँ, मिल जाऊँगा आपको। तो
You can see me anywhere you wish for. सर मैं आपको बताऊं, अगर यही चीज़ कहीं किसी स्टेडियम में हो रही होती है डिस्कशन में, तो इसमें कई बार स्टैंडिंग ओवेशन हो चुकी होती है, बट एक बार में जितने भी लोग देख रहे हैं उनकी तरफ से सर रियली, एंड फॉर द रिस्पेक्ट आई हैव एंड मेनी पीपल हैव फॉर यू, आई रियली सैल्यूट यू फॉर द वर्क यू हैव डन, रियली रियली, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द डीपेस्ट कॉर्नर ऑफ माय हार्ट. थैंक यू सो वेरी मच फॉर इंस्पायरिंग अस. Thank you for all the respect and time. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू ऑल. आई एम श्योर आपने भी उतनी इंस्पिरेशन सर से ली होगी जितनी मैं लेता हूँ. एंड प्लीज कीप वॉचिंग हिज वर्क ऑन हिज Facebook and YouTube, and you will get more and more inspired. Thank you for watching. Thank you.